हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। और फिजिक्स में आज हम चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं जो है हमारा गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इस चैप्टर का ये वन शॉट वीडियो है। आज हम सभी आपके इस चैप्टर के सभी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, सभी वो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। मैं ये भी कह दूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इस वीडियो को पूरी तरीके से अंत तक देख लेते हैं, इस चैप्टर में इस टॉपिक जितना हम बताएंगे उसके अलावा कुछ भी तैयार करने की आवश्यकता आपको नहीं है जी, नहीं है, बिल्कुल मैं कह दे रहा हूं। इसलिए हमने यहां पे लिख दिया है कि इससे ज्यादा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। अब मेरा लक्ष्य है कि 90 प्लस या 95% आपका दिलाना। तो चलिए बिना देर की स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे जी। बशर्ते मैं आपसे कहना चाहूंगा, हौसला बनाए रखिएगा, पूरी तरीके से मजबूती के साथ हम बने रहेंगे। याद है ना कल की प्रॉमिस, आप सभी ने हमसे प्रॉमिस किया है कि हाँ जी हम वीडियो को देखेंगे भी। आप पूरी तरीके से क्लासेस जो एक एक घंटे की क्लासेज होगी पूरी तरीके से शाम को 7:30 बजे आकर पढ़ाई करेंगे। तो आपने अपनी माता पिता का भी देखते हुए समझते हुए आपने सबको प्रॉमिस किया था, तो वो बातें याद होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। जितने भी स्टूडेंट जिनको हमने नाम लिया था वो सभी बैठ गए होंगे। तो चलिए, जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहला आपका कर्तव्य है प्रेजेंट अपना बना लीजिएगा। प्रेजेंट मतलब समझते हैं ना, प्रेजेंट और अपना नाम इतना लिखकर आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन से हमारे प्यारे स्टूडेंट है जो वीडियो देख रहे हैं। चलिए जी, तो यहाँ पे ये हमारा पहले चैप्टर का पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो है बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। ये तो कहना है ही नहीं कि बायो सेवर्ट का नियम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे कितने नंबर में, तो ये आपसे 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, 5 नंबर में बार बार पूछा गया है। तो इसको अच्छे से पूरा आपको लिखना पड़ेगा पेपर में, केवल मेरे समझा देने से नहीं होगा। इसलिए जो हमने लिखना इंपॉर्टेंट है वो सब हम लेकर आए हैं। देखिए बायो सेवर्ट का नियम क्या है। तो दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था बायो और एक का नाम था सेवर्ट। तो बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के आधार पर इन्होंने बताया कि कोई भी चालक तार है, कोई भी धारावाही चालक है। धारावाही चालक मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो, ठीक है, मतलब ये चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित है। तो किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, एक सूत्र दिया। अब वही वही सूत्र को हम जानने वाले हैं। यही है जी बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट के नियम में क्या बताया, बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर एक प्रयोग किया और उसमें इन्होंने ये बताया कि कोई भी धारावाही चालक है तो किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक सूत्र इन्होंने दिया है। मान लेते एक चालक है, इसमें आई धारा प्रवाहित है, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, तो उसका सूत्र इन्होंने दिया है कि कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, तो वही बात हमने लिखा है। क्या लिखा है जी, ये बात आपको एक एक करके लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बायो सेवर्ट का नियम, इसी को लाप्लास के नियम के नाम से भी हम जानते हैं। अब क्या लिखेंगे कि बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर प्रयोग करके किसी धारावाही चालक, धारावाही चालक मतलब ऐसा चालक जिसमें धारा प्रवाहित पहले से है, तो किसी धारावाही चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र दिया। कोई भी धारावाही चालक है तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए इन्होंने सूत्र दिया है। अब वो सूत्र क्या है उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो एक आपको सबसे पहले ये फिगर बनाना है अच्छे तरीके से। अब वो कैसे होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूं। वो फिगर आप ऐसे बना लीजिए। आई थिंक थोड़ा सा मैं इसको कहूंगा छोटा करने के लिए। छोटा हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अभी हम फिगर जब आपको बताएंगे तो, ठीक है ना, इसीलिए हम छोटा करा रहे हैं। चलिए, तो मान लेते हैं ये एक चालक तार है। ध्यान से आप समझेंगे बाबू। ये मान लेते हैं एक अनंत लंबाई का चालक तार है और इसमें हमने मान लिया कि इसमें हमने आई धारा प्रवाहित किया है। ठीक है, तो अब ये धारावाही चालक कहलाएगा क्योंकि इसमें धारा बह रही है। ठीक है, तो ये अनंत लंबाई का चालक तार है। इसका एक अल्पांश हम लंबाई ले लेते हैं। अल्पांश मतलब एक छोटी लंबाई ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं डीएल। और ये दो पॉइंट हमने ले लिया, एक नीचे वाला पॉइंट और एक बीच ऊपर वाला पॉइंट।
तो ए बी ये हमने पॉइंट ले लिया, मतलब ये एक बड़ा सा चालक है, इसका एक छोटा सा चालक ले लिया डीएल, ठीक है। और उसके बाद ये ए बिंदु से आर दूरी पर, ए बिंदु से आर दूरी पर ये मान लेते हैं एक बिंदु है यहाँ पे, ठीक है। और इसी बिंदु पी पर हमें क्या करना है, इसी बिंदु ये मान लेते हैं बिंदु डीएल है, और इसी बिंदु पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसी बिंदु पी पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का हमें क्या करना है, सूत्र ज्ञात करना है। मान लेते हैं एक चालक तार है जिसमें आई धारा हमने प्रवाहित किया है, तो जब आई धारा हमने प्रवाहित कर दिया है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना। तो हमने ये कहा कि इस अल्पांश लंबाई के कारण इस बिंदु पर, यहाँ पे एक मान लेते हैं एक बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, ये मान लेते हैं एक बिंदु P है, तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसको हमें सूत्र ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पे यही बात यहाँ पे बताया गया है। तो सीधी बात, इतनी बात आप समझ गए कि एक चालक तार है जिसमें आई धारा पहले से प्रवाहित है, तो हमने एक अल्पांश लंबाई ले लिया डीएल, इसके कारण आर दूरी पर एक बिंदु पी है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। ये भी बात याद रखेंगे कि इस अल्पांश लंबाई और बिंदु पी के बीच बना जो कोण है वो थीटा है। तो बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर हमें यही पहला, उन्होंने अपने नियम में ये बात बताया, चार इनका नियम है। पहले नियम में हमें इन्होंने ये बताया, इस नियम के अनुसार पहली बात इन्होंने ये बताया कि अनंत लंबाई के चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मतलब ये बात बताया गया कि इस अनंत लंबाई के चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, ध्यान से समझेंगे और सुनिएगा तभी याद होगा। हम कह रहे हैं कि ये अनंत लंबाई का चालक तार है, बहुत बड़ा चालक तार है, तो अनंत लंबाई के चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है ना, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो चालक में प्रवाहित धारा के, चालक में प्रवाहित धारा के ही समानुपाती होता है। यही बात हमसे कहा गया है, और इसी को समीकरण हम फर्स्ट कर देंगे। देख लीजिए क्या लिखा गया है कि अनंत, देखिए यहां पे लिखा गया अनंत लंबाई के चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, अनंत लंबाई के चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो अल्पांश लंबाई के कारण, इस अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इस अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, उसमें मतलब चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। पहला इनका ये नियम था। दूसरा इनका ये नियम था, दूसरा इन्होंने ये बताया कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है ना, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो अल्पांश लंबाई के ही समानुपाती होता है। ये जो अल्पांश लंबाई है जो डीएल, इसी के समानुपाती होता है। तो इनका ये दूसरा पॉइंट था, इनका ये दूसरा पॉइंट था, तो ये आप दूसरा बिंदु याद रखेंगे, ठीक है। तीसरा इनका पॉइंट क्या था, तीसरा इनका पॉइंट ये था कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच बने कोण की ज्या कोण के समानुपाती होता है। कोण के यहां पे लिख देंगे कोण के ज्या के समानुपाती, ज्या के समानुपाती लिखेंगे, ठीक है ना, ज्या के समानुपाती लिखेंगे। तो यहां पे क्या बात बताया गया कि अल्पांश लंबाई के कारण, ठीक है, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच बने कोण के ज्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। हिंदी में साइन को हम ज्या कहते हैं, तो ज्या के समानुपाती होता है, इसको थर्ड हम मान लेंगे, समीकरण थर्ड मानेंगे। बताइए आपको समझ में आया ना। हमने क्या आपको बताया कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच बने कोण के ज्या के समानुपाती होता है। यही बात हमने लिखा है, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
ये इतनी लाइन ना आपको चारों में ही बोलना है। देख लीजिएगा, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये चारों लाइन में आपको ये लाइन बोलना है कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रवाहित धारा के समानुपाती, फिर आप कहेंगे अल्पांश लंबाई के समानुपाती, फिर आप कहेंगे कि अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच बने कोण के ज्या के समानुपाती होता है। ठीक है, और चौथी लाइन में फिर इन्होंने बताया कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है ना, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है जो dB, वो क्या है जी, वो हमारे जो क्या है दूरी के, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच की जो दूरी है ना, उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आप याद रखेंगे और इसको समीकरण हम 4 कर लेते हैं। बात आप समझे, ये दूरी कहां से कहां तक की है जी, ये जो दूरी r है ये कहां से है, तो इस अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच की ये दूरी है, बीच की ये दूरी है। तो यही आप बोलेंगे कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये 4 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। जैसे ही ये चारों पॉइंट समझ में आ गए, तो अब देखिए ये सभी हमारे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब इसको इरेज कर दे रहे हैं, ये आप याद रखेंगे, ये सभी लाइनों चारों लाइन में है। तो आप लिखेंगे तब समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एवं फोर्थ मिलाने पर, तो जब चारों को हम मिलाते हैं तो मिलाने पर क्या होगा जी, चारों को मिलाने पर ये होगा, देख लीजिए चारों को मिलाएंगे, जब चारों को मिलाएंगे तो ये dB है, तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम dB लिख देंगे, समानुपाती है सभी में तो समानुपाती लिख देंगे। और ये देखिए ये सभी हमारे गुणा में हो जाएंगे, तो आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम लिख देंगे आई dl फिर साइन थीटा, अब बाई क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर कैसे हुआ, तो अरे भैया 1/r स्क्वायर होता, 1 इसमें गुणा होता तो आइडियल साइन थीटा, और ये r गुणा होता तो r नीचे ही ना आता, तो ऐसे ही गुणा हुआ है, तो ये आर स्क्वायर नीचे आ गया है। तो इतना हमारा यहाँ से फॉर्मूला मिला। अब देखिए बाबू, इसको थोड़ा सा अगर आप समझें तो इसी को थोड़ा हम आगे बढ़ा देना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए जब समानुपाती का चिन्ह हटता है ना, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है, समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे एक नियतांक आता है, और वो नियतांक, समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का जब चिन्ह आता है तो एक नियतांक आता है, वो क्या आता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये एक नियतांक आता है। फिर आई डी एल साइन थीटा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आई डी एल फिर साइन थीटा, अब बाई क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये इतना आप लिख लेंगे, इतना आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा अंतिम क्या हो जाएगा, ये हमारा अंतिम आंसर हो जाएगा। बायो सेवर्ट के नियम के लिए इन्होंने जो फॉर्मूला दिया ना कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, तो वही यही है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको एक सीक्वेंस पैटर्न में फर्स्ट ये पहले पूरा आप नियम लिखकर ये लिखेंगे, फिर दूसरा नियम लिखकर ये लिखेंगे, तीसरा नियम लिखकर, फिर चौथा नियम, जब इतना हो जाएगा तो आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सभी को मिलाएंगे। तो जब मिलाने पर क्या होता है, dB इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, फिर इसके नीचे, इसके जस्ट नीचे आप फिर ये लाइन लिखेंगे, तब लिखेंगे आप प्रूफ। और यहाँ पे एक और चीज याद रखेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई का जो वैल्यू होता है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -7। तो ये भी आप याद रखेंगे, न्यूमेरिकल में काम आएगा, ठीक है। तो चलिए पहला आपको समझ में आया ना, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। देखिए हम लिखते इसलिए है ना हिंदी में, पहले लिखकर हम लेकर आते हैं, प्रेजेंटेशन बना के आते हैं इसलिए कि जिससे कि समय भी कम लगे, पहली बात। दूसरी बात, आपको लिखा हुआ रहेगा तो एक एक करके समझ में आएगा, क्योंकि लिखेंगे तो हो सकता है राइटिंग समझ में उतना ना आए, हो सकता है कोई अलग प्रॉब्लम हो, तो लिखा हुआ है तो एक एक करके आपको सीक्वेंस वाइज आपको समझ में आ रहा है कि इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये, तो एक सीक्वेंस पैटर्न में आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए जी, तो पहला हमारा क्वेश्चन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं अदर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
सब इंपॉर्टेंट हम देखेंगे, सब इंपॉर्टेंट। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? अब एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, ध्यान पूर्वक समझिएगा तभी समझ में आएगा। एम्पियर का परिपथीय नियम कितने नंबर में पूछा जाता है? सभी जानते हैं 5 मार्क्स में पूछा जाता है, तो समझ लेते हैं जी। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। अब एम्पियर का परिपथीय नियम एक बार आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार आप सभी पढ़कर सुनाइए। देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम क्या लिखा गया है कि इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्या लिखा गया है, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन चालक में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में नहीं आए होंगे। नहीं आए ना, कोई दिक्कत नहीं है जी, नहीं आए तो हम है ना, हम आपको समझाएंगे, इसलिए तो है। तो थोड़ा सा मैं एक फिगर बनाता हूं, इसको समझिएगा। पहले इस फिगर को समझिए। ये मान लेते हैं कि ये हमारा एक चालक तार है। अब ये हमारे पास एक चालक तार है, इसमें हमने आई धारा प्रवाहित कर दिया। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने आई धारा प्रवाहित कर दिया। अब हम इतनी बात जानते हैं कि कोई भी चालक है उसमें अगर हम धारा प्रवाहित करेंगे ना, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। हम ये भी जानते हैं कि एक बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इसके चारों ओर एक बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब ये बात आप याद रखेंगे कि ये एक बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है और इसकी चालक से आर दूरी पर यहाँ पे एक अल्पांश हम ले लेते हैं कि एक अल्पांश हमारा बिंदु है जो है डीएल, और इसी अल्पांश बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एम्पियर के परिपथीय नियम में हमें यही बात बताया गया कि एक अनंत लंबाई का चालक तार है, ठीक है, जिसमें आई धारा प्रवाहित है। तो इसमें चालक से आर दूरी पर जो अल्पांश बिंदु है, इस पर एक परफेक्ट बिंदु, अल्पांश बिंदु मतलब एक कोई बिंदु है, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसके लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया है। क्या दिया है तो वो आप सुनिएगा कि वही बात यहाँ पे लिखा गया है। अगर आपको ये नहीं याद हुआ ना, तो हम आपको याद करा देते हैं। क्या याद करेंगे जी, तो ये एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा जो होता है समाकलन b इंटू डी एल इजकल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब जिनको ये फॉर्मूला समझ में आ गया, उनको समझिए, उनको सब समझ में आ गया है, उनको ये नियम भी समझ में आ गया होगा और ये नियम याद हो गया होगा। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं ये क्या है, ये क्या है जी, तो ये हमारा पृष्ठीय समाकलन है। हिंदी में नाम याद रखेंगे, ये हमारा पृष्ठीय समाकलन का चिन्ह है। ये बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ये एल क्या है, डीएल, तो अभी हमने बताया अल्पांश बिंदु है या अल्पांश लंबाई या किसी बिंदु, हम कह सकते हैं कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है जिसको हमने दर्शाया है डीएल से। ठीक है, ये डीएल क्या है, किसी बिंदु पर, और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और ये क्या है, पृष्ठीय समाकलन है। और ये हमारा आई क्या है, तो चालक में प्रवाहित धारा है आई। तो हम परिभाषा, हम नियम इसका क्या बोल सकते हैं कि एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर, कोई भी चालक है तो किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन चालक में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। म्यू नॉट गुना ही ना है जी, यहाँ पे बीच में ये क्या है, बिंदु, मतलब ये सब गुणा ही है, गुणा का चिन्ह है। तो आप बोल नहीं देंगे इस तरीके से, 100% बोल देंगे। तो यही बात आपको लिखना है। एक बार और मैं बोल दे रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। आपको क्या बोलना है, तो आप यही बोलिएगा, ठीक है, क्या बोलेंगे कि किसी चालक में, मतलब एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ रहे हैं ना, तो आप बोलिएगा ये भी बात कि एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन चालक में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। तो यही तो लिखा गया है कि किसी एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार, इतनी लाइन और एक्स्ट्रा आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो इस नियम के अनुसार भी लिख सकते हैं। तो इस नियम के अनुसार किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र,
किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन चालक में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। चालक में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में ये चीजें आ गई होंगी। ठीक है ना, ये चीजें आपको एक एक करके आपको समझ में आ गई होंगी, मैं आशा करता हूं। एक बार और बोल दूं, आप कहेंगे तो मैं एक बार और भी बोल दूंगा। मैं चाहता हूं कि क्लास में ही आपको 70% याद हो जाए, एक बार आप रिवीजन कर ले, आपको पूरा फाइनल हो जाए। तो क्या बोलेंगे जी, यहां से नहीं, आपको यही से बोलना है। क्या बोलेंगे कि इस नियम के अनुसार किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर, इस नियम के अनुसार किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन चालक में प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। इतना लिखने के बाद ये साइड में फिगर बना लीजिएगा और इस लाइन को आप जरूर लिख लीजिएगा। अब हमें इसको प्रूव भी करना होता है। अगर 3 नंबर में क्वेश्चन करे तो आप नियम ये अब फिगर बना लेंगे, काम कंप्लीट। पर मोस्टली जब 5 नंबर में पूछता है तो इसको प्रूव भी करना होता है कि आखिर ये कहां से आया, ये कैसे ये फॉर्मूला आया है। तो फॉर्मूला कैसे आया तो वो हम बता देते हैं। तो यहां पे चलिए हम लिखते हैं सिद्ध। अब इसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे, प्रूफ करेंगे जी। ठीक है, तो प्रूफ हम कैसे करेंगे, तो याद रखेंगे बायो और सेवर्ट के नियम का जब अनुप्रयोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये बात बताया गया है। क्या बताया गया कि बायो सेवर्ट के अनुप्रयोग जब पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि किसी धारावाही चालक से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र उन्होंने दिया है। तो यह पर हम यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि बायो सेवर्ट के अनुसार चालक से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए उन्होंने सूत्र दिया है। और वो क्या सूत्र दिया, तो उन्होंने दिया B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2I बाई R, ये उन्होंने फॉर्मूला दिया है। ठीक है, ये उन्होंने फॉर्मूला दिया है। अब इसको थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ा लें, ध्यान से आप समझेंगे। तो इतना उन्होंने दिया है। अब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, अब एक काम कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम ये करते हैं ना कि दोनों, इसको समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में दोनों पक्षों में डीएल के सापेक्ष समाकलन करने पर ठीक है। तो हमने क्या बताया कि समीकरण फर्स्ट में डीएल के सापेक्ष दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे। तो समाकलन करके देखते हैं जी। तो अगर हम इसका इधर करते हैं तो सबसे पहले ये समाकलन का हम चिन्ह दर्शाएंगे इस तरीके से। और ये हमारा बी है तो बी हमने लिख दिया। अब किसके सापेक्ष कर रहे हैं, डीएल के सापेक्ष, तो डीएल से हम गुणा करा देंगे, यही नहीं करेंगे जी। फिर यहाँ पे ये हमारा है, ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो ये हम समाकलन का इधर भी चिन्ह दर्शाएंगे। और ये हमारा क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई आर। तो इतना हम लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2I बाई आर, इतना हमने लिख दिया। और इंटू हम क्या कर देंगे, डीएल कर देंगे। इंटू हमने क्या कर दिया, डीएल कर दिया। डीएल के सापेक्ष क्या था, तो डीएल का हमने गुणा करा दिया। अब देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पृष्ठीय समाकलन, ये हमारा b इंटू डीएल हो जाएगा। ये हमारा देखिए समाकलन का मतलब होता है ना, समाकलन का याद रखेंगे, समाकलन में जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, कांस्टेंट मतलब नियत जो मान होता है, वो समाकलन से बाहर निकल जाता है।
तो ये म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 i/r, ये टोटल हमारा ना एक नियत वैल्यू है, तो ये हमारा बाहर निकल जाएगा समाकलन से। तो सबसे निकलेगा तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आ जाएगा इंटू 2i/r, ये हमारा आ गया। और ये पृष्ठीय जो समाकलन है यहाँ पे चला जाएगा, डीएल का आप करेगा। अब डीएल का पृष्ठीय समाकलन करेगा तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे क्या आएगा। यहाँ पे पृष्ठीय समाकलन ये बी डीएल हो गया, और ये हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2i/r हो गया। और जब पृष्ठीय समाकलन होता है ना, डीएल का जब समाकलन हम करते हैं तो यहाँ पे आता है 2 पाई r। जब डीएल का समाकलन होता है तो मान आता है 2 पाई r। अब 2 पाई r कैसे आया, तो देखिए हमारा समाकलन का मतलब होता है ना छोटे छोटे का योग। अब ये डीएल क्या है, एक बिंदु है, एक ये बिंदु है, तो इस तरीके से बहुत सारी इस बिंदुओं से मिलकर ये पूरा हमारा वृत्त बना है। तो एक वृत्त की पूरा ये वृत्त बनाया ना, तो वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई r होता है। तो इसीलिए हमने 2 पाई r से यहाँ पे जब इसका समाकलन करते हैं तो 2 पाई r आता है। ठीक है, डायरेक्ट आप इतना याद रखेंगे। अब देखिए इस r से ये r कैंसिल हो जाए, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाता है। अब देखिए 2 से 2 दूना 4, 2 बार में कटता है, और फिर ये 2 से ये भी 2 कट जाता है। तो अब बचा क्या, अब बचा क्या है दोस्त, तो यहाँ पे बचा पृष्ठीय समाकलन, ये हमारा b इंटू डीएल हो गया, और ऊपर क्या बचा, म्यू नॉट बचा, और इंटू ये i ओनली बचा हुआ है, तो ये हमने i लिख दिया। अब देख लीजिए, अब देख लीजिए जी, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा प्रूफ हो गया है, आंसर आ गया है। पृष्ठीय समाकलन b dl इंटू म्यू नॉट इंटू आई, तो पृष्ठीय समाकलन b इंटू डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो हमारा प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो ये प्रूफ भी आपको करना पड़ेगा, कोई हार्ड नहीं है दोस्त। आपको केवल एक बात याद रखना है, बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार उन्होंने बताया है कि कोई भी धारावाही चालक है तो चालक से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के इन्होंने ये सूत्र दिया है। और इसी सूत्र को जैसे ही हमने डीएल के सापेक्ष समाकलन हमने किया है ना, समाकलन कर देंगे, जैसे ही करेंगे तो आपका आ जाएगा। 2-3 लाइन है, थोड़ा बहुत आप याद करेंगे, रिवीजन करेंगे, हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए ले लिए ना, अच्छी बात है जी, अच्छी बात है। अच्छा, अगला हमारा जो आता है क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है लॉरेंज बल। अब लॉरेंज बल क्या होता है, देखिए इसको दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं। पहली बात, लॉरेंज बल की परिभाषा पूछ लिया जाता है, लॉरेंज बल कहे या लारेंज बल कहे, दोनों बात एक ही है। तो पहली बात, या तो लारेंज बल आपसे कहकर परिभाषा पूछ लेगा, या लारेंज बल नहीं कहेगा तो इस तरीके से कहेगा। यहां से एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, इस प्रकार आपसे कहेगा। तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम आपको समझा देते हैं लॉरेंज बल क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने लिखा हुआ है लॉरेंज बल, या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल। वास्तव में अगर बात करें ना, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला जो बल होता है वही बल लॉरेंज बल है। इसीलिए लॉरेंज बल कहें या पूरी ये लाइन कहें, दोनों बात एक ही है। अब इसमें क्या बातें बताई गई, इसमें हमें ये बात बताया गया, इसमें हमें ये बातें बताई गई कि एक समान मान लेते हैं, सपोर्टेड ये एक समान, इसमें हमें ये बात बताया गया कि सपोर्टेड ये मान लेते हैं एक समान ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक समान हमने मान लिया कि ये एक समान क्या है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये हमारा बी है। इसमें कोई आवेशित कण है, इसमें कोई हमारे पास आवेशित ये कण है, ये हमारा आवेशित कण ना इस पर क्या कर रहा है, इस तरीके से वृत्तीय गति, मतलब बहुत तेजी से गति कर रहा है। ठीक है, तो जब देखिए, जब कोई भी ये हमारा कण है, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेकर जाऊं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, पहले से चुंबकीय क्षेत्र है और एक आवेशित कण यहाँ पे आया है, ये एक आवेशित, पहले से चुंबकीय क्षेत्र है और दूसरा एक आवेशित कण आ गया है, और ये आवेशित कण ना इस पर तेजी से वृत्तीय गति कर रहा है। तो आप इतनी बात जानते हैं कि पहले से चुंबकीय क्षेत्र है और दूसरा एक आवेश है, ये भी अपने चारों ओर गति करेगा जब चुंबकीय क्षेत्र में आकर। तो हम इतनी बात जानते हैं कि कोई आवेश अगर वृत्तीय गति करता है, ठीक है, मतलब कोई भी आवेश अगर गति करता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है।
मतलब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेंगे। तो बताइए, ये भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो ये पहले वाला दूसरे पर बल लगाएगा कि नहीं, दूसरे चुंबकीय क्षेत्र पर, मतलब पहले वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है इस आवेश पर एक बल लगाएगा, तो वो बल मान लेते हैं, वो बल हमारा ये हमारा है F। ठीक है, कि जो आवेशित कण है इस पर लगने वाला बल F है। ऐसा हम मान लेते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र और बल इन दोनों के बीच बना जो कोण है वो थीटा है। ऐसा हमने मान लिया कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो हमने इधर मान लिया, बल की दिशा इधर, तो इनके बीच बना कोण थीटा है। तो हम क्या परिभाषा क्या कर सकते हैं लॉरेंज बल का, तो हम ये कह सकते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, हम लॉरेंज बल कहते हैं। तो परिभाषा नहीं कह सकते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। तो यही बात हमने लिखा है कि जब कोई आवेशित कण, ध्यान से समझेंगे ये क्या है, आवेशित कण ही है। अब थोड़ा किताबी लैंग्वेज के अनुसार थोड़ा लिखा गया है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो क्या होगा, तो उस आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है, तो उस आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। 100% सही बात है जी, कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस आवेशित कण पर एक बल कार्य करेगा और उस बल को हम लॉरेंज बल कहेंगे। परिभाषा क्लियर हो गया लॉरेंज बल का, तो जब भी आए लॉरेंज बल की परिभाषा तो ये आप लिख लेंगे। तो लॉरेंज बल यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। अब आता है यहाँ पे कि ये हमारा हेडिंग क्या बताया गया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल। अब लॉरेंज बल का हमें फॉर्मूला यहां से निकालना है, तो उसी के लिए अब यहाँ पे पूरा हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला बात यहाँ पे चार नियम हमें दिया गया है। क्या दिया गया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान जो आवेशित कण है इस पर जो लगने वाला ये जो बल है ना, लगने वाला जो बल है F, वो क्या होता है, वो आवेश के समानुपाती होता है। वो ये इस कण पर जो आवेश है ना उसी के समानुपाती होता है। पहली बात आप याद रखेंगे। तो यहां से हमारा क्या मिलता है, यहां से हमारा समीकरण फर्स्ट मिलता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान जो आवेशित कण है इस पर लगने वाला जो बल है वो इस कण के वेग के समानुपाती होता है। ये जो आवेशित कण है इसका मान लेते हैं वेग है v, इसका वेग मान लेते हैं v है, तो इसके वेग के, इसके कण का जो वेग है ना, तो उस कण के वेग के क्या होता है, वेग के समानुपाती होता है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा, इसको समीकरण हम 2 मानेंगे। ठीक है, इसको समीकरण हम 2 मानेंगे। ठीक है, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तीसरी बात हमें क्या बताया गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल। ये देख लीजिए सभी में ये जो लाइन है ना यहां तक, ये सभी में लिखना है यही लाइन कि एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला जो बल होता है। अब लगने वाला बल किसके बराबर होगा जी, तो जो लगने वाला जो बल है ना वो चुंबकीय क्षेत्र ये जो B है इस चुंबकीय क्षेत्र B के ही समानुपाती होता है। तो ये हमारा तीसरा यहाँ पे नियम आ गया, ये समीकरण थर्ड हो गया। अब चौथी बात हमें ये बात बताया गया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर गतिमान आवेश पर लगने वाला जो बल है वो क्या होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र B और आवेशित कण पर लगने वाले बल के बीच जो बना कोण है उसके, इस कोण के जया के क्या होता है, समानुपाती होता है। समझ रहे हैं, हमने यही बताया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला जो बल है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B और लगने वाले बल के बीच बने कोण के जया के समानुपाती होता है।
आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो ये अच्छे से हम लिख देते हैं साइन थीटा, ठीक है। हिंदी में हम साइन को जया कहते हैं जब परिभाषा में नियम में इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा समीकरण फोर्थ हो जाएगा। यही बात लिखा गया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला जो बल होता है वो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी और बल एफ, बी और बल एफ के बीच बने कोण के जया के समानुपाती समानुपाती होता है। तो देखिए यहां से हमें 4 समीकरण मिले ना, अब इन चारों समीकरण का हम गुणा करा लेंगे। तो हम यही बात लिखेंगे, तब समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को गुणा करने पर, तो जब गुणा करेंगे तो देखिए सभी तो बल इक्वली एक ही है ना, तो बल हम एक ही जगह लिख देते हैं बल। ये हमारा बल तो हमने एक जगह लिख दिया। ये हमारा क्यू भी बी साइन थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा क्यू भी बी और फिर साइन थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा एफ इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा, ये हमारा हो जाएगा। अब जैसे ही इसको, अब देखिए अब इसके लाइन, हमारा नीचे लाइन तो नहीं है, नीचे तो लाइन बच नहीं रहा है, तो इसके लिए हम आगे इस तरीके से दिखा रहे हैं, इसके जस्ट नीचे आप ऐसे लिखिएगा, ठीक है। अब जब समानुपाती का चिन्ह हटता है ना, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एफ इक्वल टू के, अब फिर यहाँ पे क्यू, फिर भी, अब बी, अब फिर साइन थीटा, इस तरीके से आता है, ठीक है। तो ये अब हमारा दूसरा लाइन, आप इसके नीचे जस्ट लिखेंगे ये बात। अब एक बात आप याद रखेंगे, k इक्वल टू 1 होता है, यहाँ पे वैज्ञानिकों ने बताया कि जो k का वैल्यू है, ये कांस्टेंट जो k का वैल्यू है, इन्होंने लॉरेंज नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने 1 दिया। तो जब इसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 अगर इसमें गुणा होगा तो सब एक इतना ही हो जाएगा। तो यहाँ पे f इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला मिलता है, एफ इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। यही आप याद रखेंगे, लॉरेंज बल का फॉर्मूला है एफ इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा, जहाँ क्यू क्या है, गतिमान जो आवेशित कण है उस पर जो आवेश है वो आवेश है। ये भी क्या है, तो ये जो आवेश गति कर रहा है उसी का वेग है भी। यहाँ पे भी बी क्या है, तो बी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये थीटा क्या है, तो जो बी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और इनके बीच जो बल है उनके बीच बना कोण है जी। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, एक स्टेप बाय स्टेप आपको लिखते हुए चलना है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंटों को दिक्कत होती है कि सर नोट्स बनाने में उनको समझ में नहीं आता कैसे हमें एग्जाम में लिखना है, कैसे हमें एग्जाम पेपर में लिखना है। तो उसके लिए प्रॉपर आपको नोट्स बनाना आना चाहिए। तो इसी को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि चैप्टर 5 में कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर 6 में कौन इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में मान लेते हैं चैप्टर हमें 8 में कौन इंपॉर्टेंट है, मान लेते हैं केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट बहुत सारे रिएक्शन है, तो कौन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आप बता दीजिए। कौन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें है जिसको हमें पढ़ना पड़ेगा, कौन सा ऐसा PYQ कौन कौन सा है, कौन है जो क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे गए हैं। ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंटों को आ रहे हैं। तो इसी को सोचते हुए मैंने उस प्रॉब्लम को दूर किया है। और वो दूर कैसे हुआ है, टॉपर नोट्स से। मैं आपको बता दूं, ये टॉपर नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें क्या मिल रहा है, पूरी आपकी फिजिक्स और पूरी आपकी केमिस्ट्री कि चैप्टर वाइज, ऑल चैप्टर वाइज हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको सभी मिलेंगे जी, इसमें सब इंपॉर्टेंट डेरिवेशन चैप्टर वाइज होंगे। डेरिवेशन, नियम, परिभाषा, सिद्धांत। जैसे पहले चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट परिभाषा होगा, नियम होगा, डेरिवेशन होगा, सिद्धांत होगा, रिएक्शन होगा, वो सब आपको मिलेंगे जी। तो इसी तरीके से फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री दोनों के मिलेंगे। फिर इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी दिए जाएंगे, फिर आपको 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए जाएंगे फिजिक्स से भी और केमिस्ट्री से भी। तो ये अगर आप फिजिक्स की ओनली लेते हैं तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों अगर आप लेते हैं तो 199 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का मिल जाएगा। और ओनली अगर आप फिजिक्स का लेते हैं या ओनली केमिस्ट्री का तो वो 99 मिल जाएगा। ये टॉपर नोट्स, टॉपर PDF नोट्स आपको व्हाट्सएप पर मिलेंगे, व्हाट्सएप पर सेंड किए जाएंगे। इसको लेने के लिए आपको सबसे पहले नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे आपको मैसेज कर लेना है। वहां पे स्पष्ट रूप से बता दीजिएगा कि क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री की टॉपर नोट चाहिए।
जैसे ही आप कहेंगे तुरंत आपको स्कैनर दिया जाएगा, आप स्कैनर पर पेमेंट करेंगे, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। बात आप समझे ना? तो चलिए नंबर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो देखने के बाद मैसेज कर लीजिए या अभी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इस टॉपर नोट्स को लेकर आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अगला हमारा आता है धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। अब धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं जी? तो यहाँ पे हमने सिंपल सा देखिए, हमने क्या लिखा है कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वोल्ट मीटर कहते किसे हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वोल्ट मीटर क्या होता है। तो वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है, उपकरण मतलब एक मशीन है। ठीक है, मशीन को यंत्र भी कह सकते हैं। तो वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा मशीन है जिसकी सहायता से कोई भी विद्युत परिपथ है ना, कोई भी विद्युत परिपथ है, तो विद्युत परिपथ के किसी दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को हम ज्ञात करते हैं। समझ रहे हैं? तो वही बात लिखा गया है, वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान ज्ञात किया जा सकता है। विभवांतर का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है ना, कि कोई भी विद्युत परिपथ है, इसके दो बिंदुओं के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ है उसका वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं। किससे? वोल्ट मीटर से। अब हमसे ये क्वेश्चन मेन हमारा क्या कहा है कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे। अब धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे? तो हमने लिखा हुआ है, सिंपल सा लिखा हुआ है कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए, मतलब बदलने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध के तार को जोड़ देते हैं। जैसे जैसे क्या है, जैसे आपको मैं परिपथ बना दूं, तो परिपथ ये हमारा, मान लेते हैं ये हमारा धारा मापी है, ये हमारा धारा मापी जी है। ठीक है, अब इसको धारा मापी जो जी है, इसको हमें क्या बदलना है, इसको हमें बदलना है वोल्ट मीटर में। तो हम इसको क्या करेंगे जी, इसमें हम ये करेंगे कि इसमें हम एक तार जोड़ेंगे और इसमें उच्च प्रतिरोध को जोड़ देंगे। या मान लेते हैं उच्च प्रतिरोध एस है, तो इसको जोड़ दिया। तो अब ये जो हमारा धारा मापी है, ये धारा मापी नहीं होगा, अब ये हमारा हो जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है, तो अब ये वोल्ट मीटर में चेंज हो गया। कैसे? क्योंकि श्रेणी क्रम में हमने उच्च प्रतिरोध के तार को जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये अब हमारा जो धारा मापी है, ये अब वोल्ट मीटर का कार्य करेगा। ऐसा हम मान लेते हैं कि इस परिपथ में हमने धारा प्रवाहित किया आई। ठीक है, तो जब ये धारा जाएगा, जैसे ही गैल्वेनोमीटर में जाएगा, तो यहाँ पे ये हमारा आई और जी, गैल्वेनोमीटर में जो धारा बहेगी वो आई जी धारा बहेगी। समझ रहे हैं ना? जैसे आप किरचॉफ का नियम पढ़े होंगे तो उसमें भी हमने बताया था, या बीडस्टोन सेतु पढ़िएगा और अच्छे तरीके से हमने बताया हुआ है कि गैल्वेनोमीटर में जो धारा जाती है वो आईजी धारा जाती है। अब वो आईजी धारा इस तरीके से जाते जाते निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सीधी बात है कि हमें यही बात पूछा गया है कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। तो इतना सिंपल सा आप उत्तर दे देंगे, इसमें कुछ भी नहीं है जी, इतना सिंपल सा उत्तर दे देंगे, आपका काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए जी, इतनी बात आप समझ गए। थोड़ा सा अगर मैं इसको फॉर्मूले को पता करूं कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलेंगे, तो इसके लिए हमारा जो उच्च प्रतिरोध के तार को जोड़ रहे हैं, तो इसका मान कितना होगा, कैसे हम पता करेंगे कि कितने उच्च प्रतिरोध के तार को जोड़ेंगे। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला मिलता है। क्या मिलता है? तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम यहां से निकालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ओम के नियम से, ये आपको लिखना पड़ेगा, ओम के नियम से। अब ओम का नियम क्या है जी? ओम का नियम है कि ओम के नियम से हम क्या जानते हैं कि जो प्रतिरोध R इक्वल टू क्या होता है, V इंटू वी बाई सॉरी क्या होता है जी, मतलब R इक्वल टू आई इंटू वी, वी इक्वल टू R इंटू आई, ये बात हम जानते हैं जी। मतलब प्रतिरोध R इक्वल टू हम क्या जानते हैं कि V बाई आई होता है, V बाई आई होता है। ये I इधर गुणा भाग में इधर आएगा तो गुणा करा देगा, तो हमारा अंत में फॉर्मूला मिलेगा V इक्वल टू R इंटू आई मिलेगा। तो ओम के नियम से हम ये फॉर्मूला जानते हैं, V इक्वल टू R इंटू आई, ये होता है ना। तो सिंपल सी बात है कि हम ओम के नियम से जानते हैं कि प्रतिरोध जो विभवांतर जो V होता है वो R इंटू आई के बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो क्या उत्पन्न होगा जी, मान लेते हैं यहाँ पे जो विभवांतर उत्पन्न होगा भी,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी प्रतिरोध है, धारा बह रही है, तो जाहिर सी बात है विभवांतर तो उत्पन्न होगा ही। तो भी हमने लिख दिया। आर, आर यहाँ पे क्या है जी? प्रतिरोध क्या है? तो ये हमारा जो जी है ना, ये भी एक प्रतिरोध का ही काम करेगा, क्योंकि धारा जो बह रही है तो उसमें ये भी रुकावट का काम करेगा। ये हमारा पहले से एक उच्च प्रतिरोध तो है ही, तो जी भी है प्रतिरोध और एस भी है, दोनों प्रतिरोध है। परंतु धारा कौन सी बह रही है? तो धारा बह रही है आई जी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले प्रतिरोध लिखना है, तो प्रतिरोध हम क्या लिख देंगे? जी प्लस, क्या लिख देंगे जी? जी प्लस एस लिख देंगे, जी प्लस एस लिख देंगे। ये हमारा धारा बह रही है। और गुड़ा, गुड़ा है तो गुड़ा हम यहाँ पे दर्शा देंगे। और धारा कौन सी बह रही है? तो आई जी धारा बह रही है ना, तो आई जी धारा इसमें बह रही है, तो आई जी हमने लिख दिया। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व कर ले, तो ये आई जी अगर दोनों में गुणा होगा तो क्या होगा? तो भी इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा आई जी इंटू जी, प्लस फिर क्या हो जाएगा? आई जी इंटू एस हो जाएगा, इंटू एस हो जाएगा। इतनी बात हो गया। अब फिर से इसको थोड़ा हम आगे बढ़ा लेते हैं, तो क्या होता है? भी इक्वल टू, भी इक्वल टू क्या होगा? तो अब हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि इस ध्यान से समझेंगे। ये आपको मैं पूछ रहा हूं, ये हमारा आई जी इंटू जी है, ये हमारा इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो भी माइनस आई जी होगा ना। तो यहाँ पे हम यही लिख देंगे कि भी माइनस आई जी एस। समझ रहे हैं? ये आई जी एस इधर प्लस में है, बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो भी माइनस आई जी एस लिख देंगे। और ये किसके बराबर होगा? आई जी एस के ना, सॉरी यहाँ पे, सॉरी सॉरी यहाँ पे जी लिखना है ना, क्योंकि आई जी जी जो है ये इधर आया है, तो ये माइनस में हुआ है। ये किसके बराबर हो जाएगा? आई जी एस के, तो यहाँ पे हम लिखते हैं आई जी एस। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब देखिए ये जो आई जी है ना, ये इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग करा देगा, तो यहाँ से हमारा एस का जो मान निकलता है वो भी इंटू आई जी इंटू जी, अब बाई क्या निकलेगा? आई जी निकलेगा। तो ये हमारा यहाँ से फॉर्मूला निकल गया कि कितना कितना उच्च प्रतिरोध के तार को हम जोड़ेंगे। कोई भी गैल्वेनोमीटर है तो उसमें कितने उच्च प्रतिरोध के तार को जोड़ेंगे जिससे कि वो गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में बदल जाएगा। गैल्वेनो जो धारा मापी है ना, वो वोल्ट मीटर में बदलेगा। तो कैसे बदलेगा जी? तो इस फॉर्मूले से ही हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है। या इसी को थोड़ा और आगे हम सॉल्व कर लें तो क्या होगा? इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए एस इक्वल टू, ये भी है तो भी हमने लिख दिया, ये आई जी इसमें भी भाग में, इसमें भी भाग है, तो ये पहले आई जी इसमें भाग दे दिया, फिर यहाँ पे आई जी इंटू जी है। अब बाई क्या हो जाएगा? ये आई जी इसमें भी है ना? बिल्कुल है। अब ये आई जी से आई जी कैंसिल हो गया, तो आई जी से आई जी कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा? एस इक्वल टू, एस इक्वल टू क्या बचा? एस इक्वल टू भी बाई आई जी, तो ये हम लिख देंगे भी बाई आई जी, अब माइनस जी हो गया तो जी लिख देंगे, भी माइनस आई जी बाई जी लिख देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को, इन सभी फॉर्मूले को आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। हमसे सीधा पूछा गया था धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे, तो आपको ये वाला नहीं लिखना है, आपको यहां से लेकर पूरा ये एक्सप्लेन करना है। और जब भी आपको वोल्ट मीटर बदले तो ये आप वोल्ट मीटर की परिभाषा लिख दीजिएगा, एक्स्ट्रा हमने लिखवा दिया है। ठीक है, तो देख लीजिए आपको क्या हमने बताया कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उच्च श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध के तार को जोड़ दिया जाता है। जैसे ही जोड़ेंगे तुरंत वो धारा मापी है वो वोल्ट मीटर में बदल जाएगा। ये थोड़ा सा हमने गणना किया है जो करना अनिवार्य है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है, चुंबकीय बल रेखाएं एवं विद्युत बल रेखाओं में अंतर लिखिए। अब चुंबकीय बल रेखाएं और विद्युत बल रेखाओं में अंतर क्या होता है? तो स्पष्ट रूप से अंतर में बता दे रहा हूं। तो चुंबकीय बल रेखाएं और विद्युत बल रेखाओं में अंतर, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो बंद वक्र बनाती हैं। सबसे बड़ा अंतर यही है ना कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो बंद वक्र बनाएंगी, जबकि जबकि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो खुला वक्र बनाती हैं। विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती, बंद वक्र नहीं बनाने का मतलब खुला वक्र बनाती हैं। ठीक है, इनका मुख्य कारण है चुंबकीय ध्रुवों का विलगित नहीं होना। चुंबकीय ध्रुवों का विलगित नहीं होना, आप जब धनावेश और ऋणावेश को विलगित अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। आप समझ रहे हैं?
मतलब ये कह रहा है, सीधी बात हमने यही बात कहा गया कि चुंबकीय बल रेखाएं और विद्युत बल रेखाओं में अंतर बताइए। तो हमने यही बात बताया कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं और विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, इन दोनों में डिफरेंट क्या है जी? तो सबसे पहला इसका डिफरेंट है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये बंद वक्र बनाती हैं, बंद वक्र बनाती हैं, जबकि जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये क्या बनाती हैं? खुला वक्र बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं, बंद वक्र नहीं बनाती हैं। अच्छा, क्यों ये बंद वक्र बनाता है, क्यों ये नहीं बनाता है? बंद वक्र इसलिए ये बना पाता है चुंबकीय बल रेखाएं, क्योंकि जो चुंबक है ना, कोई भी चुंबक है तो इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक एन ध्रुव होता है, एक एस ध्रुव होता है। हम इसको, इन दोनों ध्रुवों को चाह कर भी, कितना भी हम इसको तोड़ दें, फिर भी ये दोनों ध्रुव अलग नहीं हो सकते। ठीक है, दोनों ध्रुव अलग नहीं हो सकते। तो ध्रुव ध्रुव अलग नहीं होते हैं, इसलिए ये बंद वक्र बनाता है। जबकि जो एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है, और दोनों ये जुड़े हुए हैं, आप चाहें तो इसको अगर तोड़ देते हैं तो ये प्लस आवेश अलग हो जाएगा, माइनस आवेश अलग हो जाएगा। तो ऋणावेश और धनावेश और ऋणावेश ये दोनों अलग हो सकते हैं स्वतंत्र रूप से, परंतु ध्रुव जो होते हैं ना, ये चुंबक के ध्रुव ये अलग नहीं हो सकते। तो यही इसका मेन कारण है। तो यही हमने लिखा है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, अब विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। बंद वक्र नहीं बनाने का मतलब खुला वक्र बनाती हैं। ऐसा क्यों? तो हमने लिखा है कि इसका कारण, इसका मुख्य कारण है कि चुंबकीय ध्रुवों का विलगित ना होला। मतलब जो चुंबकीय ध्रुव है ना, ये विलगित नहीं होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। जबकि धनावेश और ऋणावेश, जबकि चुंबकीय बल रेखाओं में धनावेश और ऋणावेश होते हैं, वो विलगित अवस्था में प्राप्त किए जा सकते हैं, वो अलग अलग प्राप्त हम किए जा सकते हैं। सीधी बात है। तो आशा करता हूं समझ के होंगे, ये रफ साइड है, इतना आपको मेन दिखना है, स्क्रीनशॉट। सॉरी स्टूडेंट, बीच से अभी लाइट कट गया था तो फिर ऑफ हो गया। ठीक है, इन्वर्टर मेरा खराब हो चुका है, जल्दी मैं कोशिश करता हूँ इन्वर्टर ले लेने का। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हमने हौसला नहीं हारा और फिर हम लेकर हाजिर हो चुके हैं। और हमारा 6 नंबर क्वेश्चन यही था, 6 नंबर क्वेश्चन यही था दोस्त, कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, क्यों? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। प्रतिच्छेदित मतलब होता है काटती नहीं है, क्यों नहीं काटती हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि सपोजिट यहाँ पे कह रहे हैं काटती नहीं है, प्रतिच्छेदित नहीं करती है, ये तो स्पष्ट है, बट क्यों नहीं करती है ये हमें बताना है कारण। तो हम इतनी बात बेसिक जानते हैं, ऐसा हम मानेंगे कि मान लेते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं दो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। ऐसा हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक चुंबकीय, ये हमारा एक क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, और दोनों, ये पहली चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये दूसरी, ये दोनों चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं। अब जहां पे काटेंगे वहां पे बिंदु बनेगा। हम इतनी बात जानते हैं कि हम चुंबकीय बल रेखाओं से हम इसकी दिशा पता कर सकते हैं। तो दिशा पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चुंबकीय बल रेखाएं जहां पर काटी है उस बिंदु पर हमें एक स्पर्शी रेखा खींचनी पड़ेगी। तो इस वाले, इसकी अगर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा पता करनी होगी तो एक स्पर्शी रेखा खींचनी पड़ेगी। इस वाले की चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा पता करने के लिए हमें एक और स्पर्शी रेखा खींचनी पड़ेगी इस तरीके से। तो दो हमें स्पर्शी रेखा, दो यहाँ पे स्पर्शी, दो हमें स्पर्शी रेखा, यहाँ पे स्पर्शी रेखाएं खींचनी पड़ी हैं, दो स्पर्शी रेखाएं यहाँ पे खींचनी पड़ी हैं। हम मैथ के रूल से हम ये बात जानते हैं ना कि कोई भी एक बिंदु है ना, तो एक बिंदु पर एक ही स्पर्शी रेखा खींचा जा सकता है। तो बताइए, यहाँ पे दो बिंदु बन रहे हैं, सॉरी एक ही बिंदु बन रहा है, तो दो स्पर्शी रेखा हम एक पर कैसे खींच सकते हैं? तो ये तो कहना गलत होगा ना। तो जब भी दो अगर चुंबकीय बल रेखाएं काटेंगी तो एक ही बिंदु पर काटेंगी, तो वहां पे दो स्पर्शी रेखा तो खींच नहीं जा सकता। तो ऐसा तो थोड़ी ना है कि इन दोनों की चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा अलग अलग नहीं होगी, इसकी इधर है, इसकी इधर है।
तो स्पर्शी रेखा एक बिंदु पर एक ही खींची जा सकती है, तो दो हमने कैसे खींच दिया, इससे ही स्पष्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि काटेंगी तो दो स्पर्शी रेखा खींचना पड़ेगा। ये मैथ का रूल कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, एक बिंदु पर एक ही स्पर्शी रेखा खींची जा सकती है, तो इसीलिए ये गलत हो जाता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। लिखा है कि यदि दो क्षेत्र रेखाएं मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहें या चुंबकीय बल रेखाएं कहें, तो यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे तो कटान बिंदु पर, यही कटान बिंदु है, तो कटान बिंदु पर दो स्पर्शी रेखा खींची जा सकेंगी। कटान बिंदु पर दो स्पर्शी रेखा खींची जा सकेंगी, जिसका अर्थ होगा, जिसका अर्थ यह होगा कि, जिसका अर्थ क्या होगा, जिसका अर्थ ये होगा कि कटान बिंदु पर दो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं होंगी। जिसका अर्थ तो यही होगा ना कि कटान बिंदु पर दो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, कटान बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, एक इधर भी एक इधर भी। जबकि जबकि किसी भी कटान बिंदु पर, ध्यान से समझेंगे, जबकि किसी भी कटान बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र केवल एक ही दिशा में होती है। जबकि किसी भी कटान बिंदु पर जो परिणामी, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो एक ही ओर होती है। तो अतः इसीलिए हम कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। तो ये थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको लिखा गया है, बट आशा करता हूं कि आपको हमने पहले ही बता दिया कि एक बिंदु पर एक ही स्पर्शी रेखा खींची जा सकती है। तो दो हमने यहाँ पे खींच दिया तो ये गलत हो जाएगा ना, तो इसीलिए जी, तो इतना थोड़ा सा लाइन है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद कर लेना है, ठीक है। इसको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा 7वें नंबर जो क्वेश्चन है कि संट किसे कहते हैं जी, संट से क्या अभिप्राय है। तो संट हम यहाँ पे सीधे लिखे हैं कि संट कम प्रतिरोध का एक तार होता है, जिसको क्या करते हैं, जिसे धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जिसको धारा मापी की जो कुंडली है ना, उसके साथ हम क्या करते हैं, समांतर क्रम में हम जोड़ देते हैं। जैसे जैसे कैसे जैसे ये धारा मापी है, आइए हमारा धारा मापी का ये तार से जोड़ा गया है, तो हमने यही बताया ना कि संट क्या है, कम प्रतिरोध का एक तार होता है, जिसको हम धारा मापी की जो कुंडली है इसके साथ समांतर क्रम में हम क्या करते हैं, समांतर क्रम में कम प्रतिरोध के तार को हम जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे समांतर क्रम में कम प्रतिरोध के तार को हमने जोड़ दिया, यही तार है ना, यही तार जो है यही संट है। तो यही बात लिखा गया है कि संट कम प्रतिरोध का एक तार होता है, जिसे धारा मापी की कुंडली के साथ, धारा मापी की जो कुंडली है उसके साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो इतना लिखने के बाद ये फिगर आप बना लीजिएगा, ये आपका काम कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हाँ जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे कह रहा है कि किसी धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं। अच्छा एक बात मैं बता दे रहा हूँ, धारा मापी को ना गैल्वेनोमीटर भी कह सकता है, अंग्रेजी शब्द है गैल्वेनोमीटर। तो अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, तो वहां पे ये भी तो कह सकता है कि गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में कैसे बदल सकते हैं। तो धारा मापी का ही अंग्रेजी शब्द है गैल्वेनोमीटर, ये आप याद रखेंगे। तो धारा मापी को अब अमीटर में कैसे बदलना है ये हमसे पूछा जा रहा है, उपयुक्त परिपथ द्वारा स्पष्ट रूप से हमें समझाना है। ये कितने नंबर में, 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम एग्जाम्पल समझते हैं, थोड़ा हम समझते हैं अमीटर क्या होता है। तो हमने लिखा है कि अमीटर एक ऐसा उपकरण है, मतलब मशीन है, जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ में बहने वाली धाराओं का मान ज्ञात किया जाता है। कोई भी, ये मान लेते हैं एक चालक है, इस परिपथ में धारा बह रही है, तो इसमें कितनी धारा बह रही है उसका हम पता कैसे लगाएंगे, तो वो हम अमीटर से लगा लेते हैं। अगर इसमें हम अमीटर लगा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी धारा इस चालक में बह रही है। तो विद्युत परिपथ में बहने वाली धाराओं का मान ज्ञात हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमारा क्वेश्चन पे आते हैं, धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं। तो धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं, इसका बहुत ही सिंपल तरीके से हमने करके यहाँ पे समझाया हुआ है। क्या लिखा है जी, हमने लिखा है कि धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए, क्या लिखा है जी, कि धारा मापी को अमीटर में, धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए, रूपांतरित मतलब बदलने के लिए
उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में, उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध के तार को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया, जैसे अगर परिपथ इसका बना ले तो ये हमारे पास धारा मापी है। ठीक है, ये हमारा धारा मापी है, धारा मापी ये है जी। धारा मापी के साथ कम प्रतिरोध का समांतर क्रम में एक हम तार को जोड़ देते हैं। तो जैसे ही कम प्रतिरोध का तार हमने जोड़ा, तो अब ये जो धारा मापी है ना, ये अब हमारा अमीटर में बदल गया है, याद रखेंगे। अब मान लेते हैं इसमें हमने धारा प्रवाहित किया, आई धारा। अब आई धारा प्रवाहित करेंगे तो जैसे ही यहां से, अब देखिए यहां से दो रास्ते बट रहे हैं, एक इधर भी जाएगा, एक इधर भी जाएगा। तो इधर जो धारा बहेगी वो कौन सी धारा बहेगी जी? तो इधर जो धारा बहेगी वो आईजी धारा बहेगी। ठीक है, इधर जो धारा बहेगी वो आईजी धारा बहेगी। अब फिर इधर जो धारा बहेगी, इधर इधर जो धारा बहेगी वो क्या बहेगी? आप समझिए, थोड़ा सा सोचिएगा। आई में से आईजी धारा इधर बह रही है। ठीक है, मान लेते हैं सपोर्टेड, बाबू समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। ये दो रास्ते हैं, मान लेते हैं यहाँ से 10 एम्पियर की धारा बह रही है। तो यहाँ से अब दो रास्ते हैं, एक इधर भी जाना है, एक इधर भी जाना है। तो मान लेते हैं इधर आपका, मान लेते हैं 6 एम्पियर की धारा इधर चली गई। तो अब इधर कितने एम्पियर की धारा बहेगी? तो इधर कहेंगे 4 एम्पियर की धारा बहेगी। आप 4 कैसे बताएं? तो आपने ऐसे बताया, 4 एम्पियर की धारा ऐसे बताया कि 10 में से 6 को घटाए हैं। तो इधर से इधर वाले 10 में से 6 को घटाए हैं, तभी तो 4 एम्पियर आया ना। तो ऐसे ही आई में से आईजी धारा इधर बह गई, तो इधर क्या बहेगा? तो आई में से आईजी को घटा देंगे। तो आई माइनस आईजी को अगर हम घटाते हैं तो वही धारा इसमें, इस वाले परिपथ में बहेगी ना। तो इस तरीके से आपको ये आपको लिख लेना है। तो इतना हमने लिख दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज है, इसका गणितीय रूप भी हमें पता करना है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि धारा मापी, यहाँ पे जो लिख रहे हैं इस पर पहले फोकस कीजिएगा। धारा मापी तथा संट समांतर क्रम में, देख सकते हैं समांतर क्रम में, धारा मापी और संट समांतर क्रम में संयोजित है, समांतर क्रम में संयोजित है। तो जब समांतर क्रम में संयोजित होंगे, तो उसके बाद जब धारा मापी और संट दोनों ही समांतर क्रम में संयोजित होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे हम ये कर लेंगे कि जो धारा बह रही है, ठीक है, जो हमारा प्रतिरोध है वो, और ये हम इतनी बेसिक बात जानते हैं कि विभव मतलब ओम के नियम से हम ये बात जानते हैं ना कि V इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है? I इंटू आर होता है। ये बात हम जानते हैं, V इक्वल टू I इंटू आर होता है। तो ऐसे ही विभव हम दोनों का ज्ञात करना है, एक इसका भी, G का गैल्वेनोमीटर जो प्रतिरोध है इसका भी, और ये कम प्रतिरोध है इसका भी। तो हमें अगर ज्ञात करना है तो पहले V इंटू आई करेंगे। V इंटू आई मतलब समझ रहे हैं ना? अरे भैया इसके लिए पहले हम विभव निकालेंगे। तो इसके लिए विभव कैसे निकालेंगे? आई और आर का गुणा करेंगे। तो आई इसमें कौन सी गैल्वेनोमीटर में धारा बह रही है, तो वो आईजी धारा बह रही है ना, तो वो हम लिखेंगे आईजी इंटू क्या लिखेंगे? और इसका प्रतिरोध कौन है? तो ये गैल्वेनोमीटर ही प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध हम यहाँ पे लिख देंगे G इक्वल टू। अब इसके लिए क्या हो जाएगा? तो पहले हम धारा लिखेंगे, धारा क्या है? I माइनस आई जी। तो I माइनस आई जी है, तो ये हम लिख देंगे कोष्ट में कि I माइनस आई जी धारा है, इंटू ये प्रतिरोध क्या है? S है, तो हमने S लिख दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेते हैं, तो आई जी इंटू जी हो जाएगा। ये क्या होगा? S अगर इनमें गुणा कराता है तो क्या होगा? पहले I इंटू S हो जाएगा। या एक काम कर लेते हैं, ये I माइनस आई जी ये गुणा में है ना, इधर आएगा तो भाग करा देगा, तो भाग कराएगा तो ये हमारा हो जाएगा I माइनस आई जी। ये हमारा क्या बचा? इधर S बचा, तो S हमने लिख दिया। तो ये हमारा S का मान यहाँ पर निकल गया है जी, ये हमारा S का मान यहाँ पे निकल गया। हमें यही पता करना था कि धारा मापी जो है, ये धारा मापी है, इसको कम प्रतिरोध का समांतर क्रम में यहाँ पे कहा गया है, समांतर क्रम में कम प्रतिरोध के तार को जोड़ देंगे। तो आखिर हम कितने कम प्रतिरोध के तार को जोड़ेंगे? ये भी तो बात होगी कि कितने कम प्रतिरोध, कम मतलब बहुत कम भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, तो कितने कम प्रतिरोध के तार को जोड़ेंगे? तो उस कम प्रतिरोध के तार को जोड़ने के लिए कितना वैल्यू है, उसी के लिए ये फॉर्मूला दिया गया है कि S इक्वल टू जी आई जी माइन इंटू जी बटे क्या होता है? I माइनस आई जी।
इसका जब टोटल निकालेंगे तब जाकर ये कम प्रतिरोध का वैल्यू निकलेगा। तो ये एक फॉर्मूला वैज्ञानिकों ने दिया है। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है दोस्त, आपसे हमें यही पूछा है ना, धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलेंगे। तो धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए धारा मापी के कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध के तार को जोड़ दिया जाता है। इतनी ही बात ये एक लाइन में हमने लिखा है, इतना लिख दीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज कह दिया ना, उपयुक्त तो परिपथ द्वारा समझाइए, तो पहले ये परिपथ बना लीजिएगा और परिपथ बनाकर ये 2 लाइन आप लिख देंगे, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे दोस्त। इतना छोटा है, 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, अक्सर स्टूडेंट छोड़ देते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। एक लास्ट हमारा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का, और लास्ट इंपॉर्टेंट ये हमारा डेरिवेशन है। और ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, एम्पियर के परिपथीय नियम का बहुत लगभग 3-4 अनुप्रयोग होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट जो अनुप्रयोग है ना, वही इंपॉर्टेंट अनुप्रयोग हम करा रहे हैं। वो क्या है? अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक, सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है जी। ये बहुत बार, मैं कह सकता हूं बहुत बार ये पूछा गया है कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पे देखिए थोड़ा सा पढ़ते हैं। अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक, तो एक मान लेते हैं कि एक अनंत लंबाई का, एक हम ऐसा मान लेंगे कि अनंत लंबाई का एक क्या है? सीधा धारावाही चालक है। ठीक है, और इसके बाद लिखा गया इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो ये अनंत लंबाई का एक सीधा, देखिए सीधा है ना, तो सीधा धारावाही चालक है। धारावाही चालक का मतलब इसमें आई धारा प्रवाहित है। और जब भी धारा, कोई भी चालक में धारा प्रवाहित हम करते हैं तो हमें इतनी बेसिक बात पता है कि इसके चारों ओर क्या होता है? बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा? तो इसके चारों ओर बंद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं आर से, चालक तार से आर दूरी पर एक यहाँ पे एक बिंदु है, ये बिंदु हम मान लेते हैं ये बिंदु है डीएल। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की हमें गणना करना है, मतलब बी की हमें गणना करनी है। ठीक है, यही बात ना कहा गया जी कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक, अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें ज्ञात करना है। तो ये हमने इतना फिगर आपको बना लेना है। अब इतना एक्सप्लेन कर देंगे ना कि माना एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित है। चालक से आर दूरी पर एक अल्पांश बिंदु है जो है डीएल, अल्पांश बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यही बात हमने लिखा है कि माना अनंत लंबाई का एक सीधा धारावाहिक तार है, माना एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित है, जिसमें आई धारा प्रवाहित है, जिसकी त्रिज्या आर है, जिसकी त्रिज्या क्या है? आर है, जिसका अल्पांश पृष्ठ डीएल है, जिसका अल्पांश ये जो पृष्ठ है वो डीएल है। ठीक है, तथा जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए, तो अब हम गणना करें। तो चूंकि हम ये पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने पढ़ लिया है, चूंकि हम जानते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम से, तो एम्पियर के परिपथीय नियम से हम क्या जानते हैं जी? एम्पियर के परिपथीय नियम से हम एक फॉर्मूला जानते हैं। अब वो क्या है? वो फॉर्मूला है हमारा समाकलन बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। बताइए, ये हम एम्पियर के परिपथीय नियम से फॉर्मूला जानते हैं ना? बिल्कुल जानते हैं। अब थोड़ा सा इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अगर हम इसका समाकलन करते हैं तो हम जानते हैं समाकलन में क्या होता है, जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, नियत मान होता है, वो बाहर निकल जाता है। तो ये b यहाँ पे नियत वैल्यू है, तो ये समाकलन से बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही बाहर निकलेगा तो ये b हो जाएगा, और ये समाकलन dl हो जाएगा, और ये हमारा म्यू नॉट है इंटू आई है, तो म्यू नॉट इंटू आई हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम ये काम कर लेते हैं कि ये हमारा b हो जाएगा। अब हम जानते हैं dl का जो समाकलन होता है, तो हमने बताया है कि dl का जब भी आप समाकलन करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 2 पाई r, क्योंकि वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, तो इसीलिए हो जाएगा। तो ये dl का जगह पर हम क्या लिख देंगे? इसका मतलब हो गया 2 पाई r, यहाँ पे मान आ गया। ये हमारा क्या है? म्यू नॉट इंटू आई है, तो ये म्यू नॉट इंटू आई हमने लिख दिया। ठीक है, इतना हमने जैसे ही कर दिया, उसके बाद आप ध्यान से समझिएगा, वृत्त की परिधि 2 पाई r, इतना हमने कर दिया है। अब एक काम कर लेते हैं, ये 2 पाई r इधर दिख रहे हैं गुणा में, इधर आएगा तो भाग कर आएगा ना, भाग कर आएगा।
तो मैं देख लेता हूं, तो यहाँ पे b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये म्यू नॉट इंटू आई है, म्यू नॉट इंटू आई है, और इधर क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ये हमारा हो गया। अच्छा अभी तक तो हमारा ये मिला है, अभी तक हमें क्या मिला है, अभी तक हमें ये फॉर्मूला मिला हुआ है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं जी, इसको और आगे हम बढ़ाते हैं तो देखिए क्या मिलता है, बी इक्वल टू, बी इक्वल टू क्या मिलेगा, तो अगर हम दोनों पक्षों मतलब इधर हम क्या करते हैं ऊपर नीचे, ये म्यू नॉट, ये म्यू नॉट इंटू आई है, अब भाई ये 2 पाई आर है। अगर हम चाहें तो ऊपर और नीचे दोनों में 2 का गुणा भाग करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, इससे कोई अंतर है, अभी हम चाहें तो 2 से 2 काट देंगे तो फिर वही वैल्यू है, तो 2 से हम गुणा भाग करा सकते हैं। ठीक है, तो हम करा देते हैं, तो क्या मिलता है, तो कराने पे जानते हैं क्या मिलेगा, मिलेगा ये कि ये हमारा हो जाएगा, देखिए ये अगर हम ये तो पहले म्यू नॉट हो जाएगा, अब बटे ये 2 इसमें गुणा होगा ना तो ये 4 पाई हो जाएगा, और ये 2 आई में गुणा होगा तो 2 आई हो जाएगा, और ये हमारा आर को हम सीधा साइड कर देते हैं तो ये आर हो जाएगा। बात अब समझे क्या हमने बताया, हमने यही आपको बताया बी इक्वल टू, हमने यही बताया कि देखिए ये 2 आई में गुणा होगा तो 2 आई हो जाएगा, तो 2 आई को बाहर कर दिए, ये आर है तो इसको भी गुणा में साइड में हमने लिख दिया, ये म्यू है तो म्यू लिख दिए, ये 2 में गुणा होगा तो 4 पाई हो जाएगा ना, तो ये 4 पाई हो गया। तो ये हमारा मीन क्या मिलता है, यहाँ से फॉर्मूला मिल जाता है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, तो ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अच्छा ये आपको बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई आर, यही हमारा है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अच्छा आपको ये फॉर्मूला पता है ना, बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई इंटू आर, यहाँ पे याद रखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई का जो वैल्यू होता है 10⁻⁻7 होता है, ये भी आप याद रखेंगे। एक और चीज आपको मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे कि ये आपको फॉर्मूला अभी हमने कब कराया था, एम्पियर के परिपथीय नियम जब हम करा रहे थे तो उसमें हमें ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला है, इसको प्रूफ करना था, ये वाला जो फॉर्मूला है ना इसको प्रूफ करना था। तो इसको फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए हमने यही फॉर्मूला का इस्तेमाल किया था, हमने बताया भी था कि जब आप सॉरी एम्पियर के परिपथीय नियम का जब अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो उसमें ये फॉर्मूला का यूज होता है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, तो अच्छी बात है, मैं आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और मैं आशा करता हूं कि आज जो भी हमने स्टडी आपको कराया है, जो भी हमने पढ़ाई कराया है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आए होंगे। मैं आपसे यही कहूंगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे की जो भी हम वीडियो और भी आपको लाएंगे फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री का, तो वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो सपोर्ट करने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को कम से कम अपने 5 दोस्तों के पास मैं चाहूंगा कि आप शेयर कर दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, आपके जो स्कूल ग्रुप है, कोचिंग का ग्रुप है, उसमें शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इतना आप हमारे लिए करेंगे ना बहुत है दोस्त, आप इतना कर रहे हैं इतना बहुत है। ठीक है, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, टॉपर नोट्स अभी तक अगर आपने नहीं लिया है तो ये टॉपर नोट्स जरूर ले लेंगे, जिससे कि आपको सब इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता चल सके। फिजिक्स केमिस्ट्री का अगर लेते हैं तो 199 में मिल जाएगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी तीनों का लेते हैं ना तो 300 का नहीं बल्कि 249 रुपए में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी तीनों के टॉपर नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आपको वहां से स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करेंगे तुरंत आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। तो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, मैसेज कर लीजिएगा। चलिए दोस्त, इतना आप समझ के, इससे पहले के 3 चैप्टरों का वन शॉट नहीं देखे हैं फिजिक्स में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश का सबका वहां से स्टडी आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत इंफॉर्मेशन हमने दे दिया, कल मिलते हैं दोस्त एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू।